नमस्कार दोस्तों। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता था कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जैन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। अब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं कि पोस्टर इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई। पार्लियामेंट में भी आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया। प्रोटेस्ट के द्वारा इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की जब उनके घर पर आग लगाई गई तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है। इस सब गुस्से के पीछे क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह है? हमें ये सब देखने को मिल रहा है कि इसका जवाब है दोस्तों नहीं। इसके पीछे कारण है कहीं ज्यादा और कहीं गहरे हैं। आइए आज हम समझते हैं। तो बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 साल के नौजवान, जिन्हें जैन जी भी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोटेस्ट काठमांडू के बीच मौजूद एक सिविलिक मूवमेंट मायंती के घर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रही थी। यह मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और नॉन पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन और टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही पुलिस को प्रोटेस्ट के बीच में क्लेश देखने को मिलता है और कुछ प्रोटेस्ट पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं। लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है। प्रोटेस्ट पर सीधा लाइव बुलेट से कम 19 प्रोटेस्ट यहाँ पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यह कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है कि इस तरीके का तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है, जनता में और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और प्रोटेस्ट की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, पुटवल और भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण जिसके सबसे ज्यादा बात की गई मीडिया में, वो सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाए जाने वाला नेपाल में। असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर नहीं है, लेकिन इससे बड़े कई और ज्यादा कारण हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी, सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस स्टेब्लिश करने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि यह हेट स्पीच और फेक न्यूज और फ्रॉड, बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनमें से सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें शामिल थे। एक्सपेक्ट टिकटॉक प्रोटेस्ट का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज को दबा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक
सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपोटिड्स और उनके लेविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन और बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज़्यादा है। सोच कर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। यहाँ पर नई जॉब्स बहुत ही कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को तो जॉब ढूंढने के लिए दूसरों देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग केवल पैसे के लिए रशिया और यूक्रेन वार तक में लड़ने चले गए। सही सुना है आपने दोस्तों। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ। इसी कारण से रशिया यूक्रेन वार में कई सारे नेपाली सिटीजन भी मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुक्रेटिव ऑफर देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होते हैं। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियन थोड़ी सी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी सी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियन के बेटे अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस अयाशी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे और हैशटैग और नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया और टिकटॉक को ऐसे वीडियो से फ्लड कर दिया गया, नेपाली लोगों के द्वारा, नेपाली यूथ के द्वारा इन वीडियोस में से बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया। आम नेपालीज की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों को और पॉलिटिशियन के बच्चों के लेविश लाइफस्टाइल का, नेताओं के बच्चों और जो डिजाइनर क्लॉथ में घूमते हैं और लग्जरी गाड़ियों शो ऑफ करते हैं, और टिकटॉक पर भी हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड करने लगा। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियन के बच्चे विदेश से गुची के बैग लेकर लौटते हैं, आम लोगों के बच्चे ताबूत में यानी कि काफिस में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वार में मारे जाने वाले नेपालीस की तरफ इशारा था। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेपाल का यूथ 70+ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहिए। यह भी एक कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है कि दोस्तों की साल 2008 से पहले नेपाल का देश एक मोनार्की ही था, यानी कि सारी पावर जनता द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र, इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट्स हुए। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी बहुत साल से चल रही मायो ओस्ट एजेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को एबोलिश कर दिया जाता है और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। All of us will work hard together to make the dream of new Nepal. तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी पुष्पकमल दाहाल, जो कभी शेर बहादुर देवा, और इन्हीं 2-4
पॉलिटिशियन के बीच में पावर रोटेट करती रहती है। गठबंधन बनते हैं और कुछ ही महीनों में टूट जाते हैं। नेपाल में दो ही डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट की दो मेजर पार्टीज हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और माओ ओस्ट सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बना लेती हैं। लेकिन इन तीनों पार्टीज ही हेड्स करप्शन का आरोप लगा है। नेपाली कांग्रेस के हेड परफॉर्मर पीएम शेख बहादुर देवा पर एयरक्राफ्ट परचेज में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देवा, जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन पर नेपाली सिटीजन को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानीज नेशनल दिखाने का आरोप है। ऐसा करने से उन्हें रिफ्यूज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सकता। सीपीएमसी के हेड और 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्प कमल दहाल पर माओ ओस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने का आरोप है। और सीपीएन और यूएमएल के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेंट करते हुए एक ही टी स्टेट को कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल को देने का आरोप है। अब दिक्कत की ये है कि नेपाल में 2006 से एक पॉलिसी लागू की गई कि किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की जाएगी और करप्ट पॉलिटिशियन को भी किसी भी एक्शन से और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे करप्शन बहुत ही ज्यादा हो गया। और आप इमेजिन करो दोस्तों, इस इनक्विटी, एम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक से अगर सरकार सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे तो लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी और गुस्सा था, जो बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था, और इस बैन के बाद तो वो गुस्सा पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर गया। असल में बात क्या है, सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट के जो थोड़े बहुत जरिए भी थे वो भी खतरे में आ गए थे। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ही डिपेंड है। इस बैन से इस टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इससे इम्पैक्ट हुई। ऑनलाइन मैसेजिंग और एप्स का इस्तेमाल करती थी। विदेश में काम करने वाले अपने फैमिली मेंबर से भी इन्हीं ऐप से बात करती थी। एक एस्टीमेट के अनुसार जॉब और स्टडी के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीजों ने दोस्तों इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा फ्यूल कर दिया, और फिर जब लोग दोस्ती और पीसफुली सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कोई अथॉरिटेरियन सरकार हो। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए ही वही नेलिज्म का पुराना एग्रीमेंट का सहारा लेती है, जो अक्सर सरकारें अपने खिलाफ कैटिज्म को दबाने के लिए करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए, लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दे दिया, सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन भी हटा दिया, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर भी आग लगा दी जाती है, यहाँ तक कि ऑपोजिशन लीडर के घर पर भी आग लगा दी जाती है। आर्मी को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके मंत्रियों को निकाला जाता है। फाइनली जाकर 9 सितंबर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें।